हेलो बच्चों, अब हम जो कल वीडियो थी उसके ऊपर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 7 हमें मिली थी, हम इसे r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, और रेंज हमारी जो भी लिमिट होगी r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 7 फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास आएगा b डैश v0 माइनस b0 डैश v माइनस u डैश u0 प्लस u0 डैश u, ब्रैकेट वाली क्वांटिटी, और वो डिफरेंशियल हट जाएगा और लिमिट हो जाएगी r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और राइट साइड में हम लिखेंगे k स्क्वायर, तो लिमिट से बाहर आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी u u0 माइनस v v0, और इसको dr r को कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करते हैं। अब सिंस बिकॉज u इज इक्वल टू v एंड u0 इज इक्वल टू v0 आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल, हमने यही माना था सॉल्यूशन कि आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल। आप हर स्टेप पे समझने की कोशिश करना कि आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल हमने माना था कि वेव फंक्शन v है जब E है वैल्यू एनर्जी की, और v0 है जब एनर्जी 0 है। तो हमने ये देखा कि आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल u v के बराबर है और u0 v0 के बराबर है। तो उस केस में आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल यानी कि r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर यहाँ अगर हम u इज इक्वल टू v रख दें और u0 इज इक्वल टू v0 रख दें, तो आप ये देखिए दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, v डैश v0 u डैश u0 से और v0 डैश v u0 डैश u से। अगर आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल की बात करें तो हम कहेंगे कि जो लेफ़्ट में अपर लिमिट है इसका कोई भी इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। सो द एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड कंट्रीब्यूट्स नथिंग एट द upper limit. Upper limit means r is equal to infinity पर, यानी आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल u v के बराबर है, u0 v0 के बराबर है, तो ये 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, अपनी ऊपर वाली में 0 हो गई और ये है तो हम बचेगा माइनस वाला, सेकेंड वाली टर्म बचेगी, तो ये हो जाएगी v डैश v0 माइनस v0 डैश v माइनस u डैश u0 प्लस u0 डैश u, और कौन सी r इज इक्वल टू 0 पर, और राइट साइड में वही k स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी u u0 माइनस v v0 एंड dr। अब नाउ हमें इसको सिंप्लीफाई करते जाना, सिंस u इज इक्वल टू r साई, हम जानते हैं साई इज इक्वल टू u अपॉन r हमने माना है हर जगह, तो u इज इक्वल टू r साई है, एंड साई इज ऑलवेज फाइनाइट, वेव फंक्शन हमेशा फाइनाइट रहता है हर जगह पर। सो एट r इज इक्वल टू 0, जब r की वैल्यू 0 है और साई फाइनाइट है हमेशा, तो हम कहेंगे कि u और u0 की वैल्यू 0 है, यानी कि हम कहेंगे सिंस u इज इक्वल टू r साई, क्योंकि हमने देखा था साई इज इक्वल टू u अपॉन r है, तो u इज इक्वल टू r साई, एंड साई इज ऑलवेज फाइनाइट, साई इज फाइनाइट एवरीवेयर। सो एट r इज इक्वल टू 0 u और u0 दोनों ही 0 के बराबर हो जाएंगे, r 0 है, साई फाइनाइट है, तो ये 0। तो फिर हम इस इक्वेशन से कह सकते हैं कि r बराबर 0 पर u और u0 दोनों ही 0 हो गए। तो क्या बचेगा यहाँ, आप देखिए लेफ्ट में ये दोनों तो 0 हो गए, और ये माइनस वाली चीज़ को मैं अंदर ले जाऊँ तो इक्वेशन नंबर इसको मैं कह देती हूँ 8, तो ये 8 हो जाएगी v0 डैश v माइनस माइनस प्लस माइनस v डैश v0, तो v0 डैश v माइनस v डैश v0, और r बराबर 0 पर, और k स्क्वायर ये क्वांटिटी अभी ऐसी इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 9। अब सिंस, अब इनकी वैल्यू रखनी है हमें v की, सिंस आउटसाइड
मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स, आउटसाइड द पोटेंशियल रेंज, हम जानते हैं पोटेंशियल रेंज के बाहर u इज इक्वल टू v है, हेंस एसिम्प्टोटिकली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या थी हमारी? इक्वेशन नंबर 4 थी कि v डबल डैश प्लस के स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल। जो हमारी वेव इक्वेशन थी वो थी, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, v डबल डैश प्लस के स्क्वायर v इज इक्वल टू 0, ये थी इक्वेशन नंबर 4। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल? इसका सॉल्यूशन होगा v इज इक्वल टू c साइन के आर प्लस डेल्टा 0, इक्वेशन नंबर इसको हम कह सकते हैं 10। अब यहाँ c क्या है? c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ हमने क्या किया, v डबल डैश को यही रखा और इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर भी हो गया, और जिसको v डबल डैश को 2 बार r के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करा तो ये वाली टर्म आ गई। और c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट या नॉर्मल। तो फॉर कैलकुलेटिंग जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है या नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, फॉर कैलकुलेटिंग c, तो हम कैसे चूज़ कर कैलकुलेट करते हैं इसको? हम वी चूज़ v इज इक्वल टू 1 एट r इज इक्वल टू 0, यानी कि सेंटर ऑफ ऑरिजिन पर, सेंटर ऑफ ऑरिजिन एट द सेंटर ऑफ ऑरिजिन हम ये मानते हैं r इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 1। अगर हम ये माने कि r इज इक्वल टू 0 पर या सेंटर पर v इज इक्वल टू 1 हो, तो यहाँ रख दीजिए आप वैल्यू, r की वैल्यू 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? साइन डेल्टा, और v की वैल्यू क्या है? 1। तो हम देखते हैं कि 1 इज इक्वल टू c साइन डेल्टा, या हम कहेंगे c इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन डेल्टा 0, और यहाँ सेंटर पर है तो इसको 0 करेंगे। इक्वेशन नंबर 11। इक्वेशन नंबर 11 से c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 10 में अब हम रख देते हैं। इसलिए u r, जब r टेंस टू इन्फिनिटी पर एसिम्प्टोटिकली इसकी वैल्यू आएगी v r के बराबर हो जाता है, r टेंस टू इन्फिनिटी पर u की वैल्यू v के बराबर हो जाती है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन के आर प्लस डेल्टा, और c की वैल्यू थी 1 अपॉन साइन डेल्टा 0। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 12। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार से अब हम इक्वेशन सॉल्यूशन नाउ सिमिलरली द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में अगेन याद दिला दूँ, वो थी v डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये अब इसका आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको पहले r के सापेक्ष इंटीग्रेट करो तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, फिर दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो फिर आपके पास क्या टर्म आएगी? आपके पास आएगा u0 r टेंस टू एसिम्प्टोटिकली इसका सॉल्यूशन जो होगा वो बराबर हो जाएगा dr माइनस a। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, जहाँ d अगेन इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे, अगेन चूजिंग v0 इज इक्वल टू 1 एट r इज इक्वल टू 0। तो जब r इज इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? राइट साइड में माइनस डी ए, और इधर क्या बचेगा? v0 की वैल्यू 1 है, तो हम कहेंगे कि d इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए। ये 1 और ये है माइनस डी ए, तो d की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन ए। तो यहाँ ये वैल्यू हम इसमें रख दें इक्वेशन नंबर 13 एंड दिस इज 14। 14 से d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 13 में रख दें तो हमारे पास आएगा v0 r इज इक्वल टू r माइनस ए अपॉन ए माइनस का। तो हम इसको कह सकते हैं, इसको 1 माइनस r अपॉन, एक माइनस बाहर है और ये है तो इसको ऊपर साइन चेंज जाएंगे और ये से कैंसिल, तो 1 माइनस r अपॉन ए, इक्वेशन नंबर 15। तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास v0 की वैल्यू आ गई
और इस प्रकार से, और वी आर की वैल्यू, तो वी आर की वैल्यू आ गई और वी ज़ीरो आर की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज़ हम रखेंगे इक्वेशन नंबर ये वाली, ये इक्वेशन नंबर 9। इक्वेशन नंबर, ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 9 में रखेंगे, v की और v ज़ीरो डैश की, यहाँ v डैश की और v ज़ीरो। हमारे पास v और v ज़ीरो आ गए तो हम इनका डिफरेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड में हम इक्वेशन नंबर ये वाली 12 और 15 से v और v ज़ीरो की और v डैश और v ज़ीरो डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें रख देते हैं। ये वाली थी हमारी 9 में। So now using equation number 12 and equation number 15 in equation number 9, ये वैल्यू रख देते हैं हम। तो आप देखिए कि v डैश की वैल्यू है, v डैश की वैल्यू क्या होगी, इसका डिफरेंशियल कर देंगे हम। तो साइन v की वैल्यू रखते थे पहले, के आर प्लस डेल्टा ज़ीरो अपॉन साइन डेल्टा ज़ीरो, और v ज़ीरो डैश ये हो गया वी आर, और v ज़ीरो आर डैश की वैल्यू हो जाएगी, इसका डिफरेंशियल करेंगे r के सापेक्ष तो आएगा 1 तो 0 हो जाएगा, ये आएगा -1 अपॉन ए माइनस, अब v ज़ीरो आर की वैल्यू 1 माइनस r अपॉन ए, और v डैश तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो b डैश आर इज इक्वल टू हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, के कॉस के आर प्लस डेल्टा अपॉन साइन डेल्टा ज़ीरो, और ये सब वैल्यू आर इज इक्वल टू 0 पर, और राइट में वही के स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी और यू ज़ीरो माइनस वी ज़ीरो डी आर। अब हम इसको लेफ़्ट वाली क्वांटिटी को सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो अब हम इस इक्वेशन में r इज इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो यहाँ r बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन डेल्टा ज़ीरो, ये साइन डेल्टा ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा -1 अपॉन ए। इसी प्रकार यहाँ r बराबर 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, -1 बचेगा, और यहाँ r बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ बचेगा के कॉस डेल्टा ज़ीरो अपॉन साइन डेल्टा ज़ीरो, यहाँ हो जाएगा माइनस का के कॉट डेल्टा ज़ीरो। तो यहाँ हम r बराबर 0 रख देते हैं, ये आता है इज इक्वल टू के स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी यू ज़ीरो माइनस वी ज़ीरो डी आर। नाउ एट r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, r बराबर इन्फिनिटी पर हमने माना था u की वैल्यू v की बराबर है और u ज़ीरो v ज़ीरो के बराबर है ना। तो क्योंकि सॉल्यूशन एट द इन्फिनिटी आउटसाइड द रेंज ऑफ पोटेंशियल u टेंस टू v था और u ज़ीरो टेंस टू v ज़ीरो था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब लिमिट हम इन्फिनिटी वाली यहाँ पर यूज़ करेंगे तो u की वैल्यू v के बराबर है और u ज़ीरो की वैल्यू v ज़ीरो के बराबर है। तो इन्फिनिटी वाली लिमिट के केस में यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बचता है। तो हम कह सकते हैं कि नीचे वाली अगर r बराबर 0 माने हम, तो उस केस में हम देखते हैं कि जब r बराबर 0 होगा तो हम कहेंगे r बराबर 0, u इज इक्वलेंट टू u ज़ीरो। r बराबर 0 पर u और u ज़ीरो बराबर होंगे एंड v इज इक्वलेंट टू v ज़ीरो, क्योंकि इस केस में यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी बिकॉज v इज़ वेरी वेरी लेस देन e। तो उस केस में r बराबर 0 पर यानी ओरिजिन पर u इज इक्वल टू ज़ीरो एंड v इज इक्वलेंट टू v ज़ीरो। तो इक्वेशन नंबर ये वाली जो हम कहें, इसको नहीं, ये वाली इक्वेशन नंबर 16 अब हो जाती है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन्फिनिटी पर तो u v के बराबर हो जाएगा और u ज़ीरो v ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, तो ये कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। लेकिन जब r बराबर 0 होगा तो उस केस में चूँकि v इज़ वेरी वेरी लेस देन e है,
तो u ज़ीरो के बराबर हो जाएगा और v ज़ीरो के ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सो -1 अपॉन a माइनस के कॉट डेल्टा ज़ीरो इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी। इसको हम लिख सकते हैं u ज़ीरो स्क्वायर माइनस v ज़ीरो स्क्वायर। तो u इज इक्वल टू u0 और v इज इक्वल टू v0 मानते हुए हमने इसको इस प्रकार से इसको कहा हमने इक्वेशन नंबर 7। अब हम एक टर्म जो हमने इफेक्टिव रेंज माना था, अगर हम r0 इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी v0 स्क्वायर माइनस u0 स्क्वायर dr ये माने, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 8। तो इफ़ वी इमेजिन r0 एज अबव, हम इस इक्वेशन के अनुरूप एक r0 नाम की एक क्वांटिटी माने जिसकी वैल्यू ये हो, तो हम इक्वेशन नंबर 17 कैन बी रिटर्न एज, इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन a माइनस के, और लेफ्ट वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, और राइट साइड में जो के स्क्वायर था वो, अब यहाँ हमने u0 स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर था वहाँ, और यहाँ v0 स्क्वायर माइनस u0 स्क्वायर है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ 2 लिया है तो 2 से डिवाइड कर दिया, और इसको हम कह देते हैं r0 ये। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, सब जगह माइनस माइनस साइन है तो ये सब प्लस हो जाएंगे, और अब हम के कॉट डेल्टा ज़ीरो इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 2 r0, और ये इधर आ जाएगा -1 अपॉन a, या हम कहें कॉट डेल्टा ज़ीरो इज इक्वल टू या हम tan ही कर देते हैं, tan डेल्टा ज़ीरो ले लेते हैं, कॉट को इधर ले जाते हैं तो ये बचेगा k, और ये चीज़ें इधर आ जाएंगी -1 अपॉन a प्लस के स्क्वायर बाई 2 r0, इक्वेशन नंबर 20। तो इस प्रकार हम पहले इस टर्म को इधर ले गए और फिर इसको tan को इधर ले गए, तो हमारे पास आ गया tan डेल्टा ज़ीरो इक्वेशन से। तो tan डेल्टा ज़ीरो की वैल्यू पता चल गई तो sin डेल्टा ज़ीरो की भी चल जाएगी। sin डेल्टा ये हो गया लंब बटे आधार, तो हम कहेंगे के बटे डायगोनल हो जाएगा के स्क्वायर प्लस -1 अपॉन a प्लस के स्क्वायर अपॉन 2 r0 होल स्क्वायर, इसकी पावर 1/2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा इज इक्वल टू है 4 पाई एस वेव के लिए। एस वेव या लो एनर्जी स्कैटरिंग ये स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू थी 4 पाई अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा ज़ीरो। अब यहाँ हम साइन डेल्टा ज़ीरो की वैल्यू रख दें तो 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, और इसको स्क्वायर कर देते हैं के स्क्वायर अपॉन, नीचे स्क्वायर रूट हट जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1 माइनस a प्लस के स्क्वायर बाई 2 r0 होल स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, तो हम कहेंगे सिग्मा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई अपॉन के स्क्वायर प्लस -1 अपॉन a प्लस के स्क्वायर बाई 2 r0 का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या टर्म है। के तो एनर्जी को डिनोट करता है, के इज इक्वल टू me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और a स्कैटरिंग लेंथ है, r0 इफेक्टिव रेंज है जो हमने इक्वेशन 18 के तरह से मानी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ न्यूक्लियर पोटेंशियल को डिनोट करने वाली कोई भी टर्म इस इक्वेशन में नहीं आ रही, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 21।
तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर केवल स्कैटरिंग लेंथ है, इफेक्टिव रेंज है और ये एनर्जी डिपेंडेंट टर्म है। यहाँ न्यूक्लियर पोटेंशियल की शेप और उसका फॉर्म बिल्कुल नहीं आती, इसलिए हम इसको शेप इंडिपेंडेंट अप्रॉक्सीमेशन भी कहते हैं। और एग्ज़ाम में आएगा आपके कि एक्सप्लेन इफेक्टिव व्हाट इज़ इफेक्टिव रेंज अप्रॉक्सीमेशन, या ये पूछा जा सकता है कि प्रूव शेप इंडिपेंडेंट अप्रॉक्सीमेशन। जिस भी तरह से क्वेश्चन आएगा तो सिंपल मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स है, और वो भी आसान सी है। 2-3 बार आप देखोगे, डेरिवेशन करके देखोगे तो आपको आ जाएगा। एक प्रॉपर तरीके से चलते चले जाना है और बिल्कुल सिंपल, ये ज़्यादा लंबी स्टेप्स भी नहीं है, तो ठीक आ जाएगा। आप 1-2 बार पढ़कर देखना, बुक्स में भी मिल जाता है ये टॉपिक, तो लगभग सभी बुक में मिल जाता है, तो आसानी से हो जाएगा। कहीं कोई चीज़ एक्सप्लेन हो, कई बार अटक गई थी मैं, तो कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना।